आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने एमपीपीएससी उत्कृष्ट के इस यूट्यूब चैनल पे। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है उदयपुर और हमारे प्यारे इंदौर को वेटलैंड की मान्यता प्राप्त होने वाले शहर की सूची में शामिल होने वाले ये भारत के पहले शहर होने वाले हैं। तो आखिरकार क्या होते हैं वेटलैंड सिटीज, कैसे मिलती है मान्यता, ऐसी कौन कौन सी ऐसी विशेष जगह हैं यदि आप यहां जा रहे हैं तो आपको जरूर घूमना चाहिए। आखिरकार इन क्षेत्रों इन शहरों के निर्माण में किन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऐसे विशेष तमाम तथ्यों को इसमें समाहित किया गया है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। तो उदयपुर, जी हां, राजस्थान के उदयपुर और मध्य प्रदेश के इंदौर को वेटलैंड सिटी प्रमाणन प्राप्त होने वाले ये पहले शहर हो गए। क्या ये दो ही शहर थे जिन्हें ये घोषणा होनी थी? तो नहीं, ये दो शहर नहीं थे। वैसे तो मध्य प्रदेश के इंदौर और उदयपुर के राजस्थान को ये प्रमाण पत्र मिल चुका है, बट जब ये बात चल रही थी तो ऐसे तीन शहर थे जिन्हें ये सूची में शामिल होना था। अधूरा रह गया हमारा प्यारा भोपाल, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। पर ऐसा क्या हुआ कि भोपाल को इतनी अच्छी वेटलैंड सिटी से बाहर कर दिया गया? इसका प्रमुख कारण है कि भैया जो हमारा भोपाल है वो चूंकि मध्य प्रदेश की राजधानी है और यहां पर जो आप जानते हैं बड़ी झील है जिसे हम भोज वेटलैंड कहते हैं, इसे बिल्कुल प्रमाणित होना था कि भैया ये अब वेटलैंड सिटी में होगा। परंतु वहां की जो इकोलॉजी है, वहां पर जो समस्या, जो डेवलपमेंट होना है, वो सब वहां रुक जाते। इसी कारण से ना चाहते हुए भी अब भोपाल को इससे बाहर हटा दिया गया। अब केवल दोनों शहर दुनिया के 31 शहरों की सूची में शामिल है। तो अब दुनिया के 31 ऐसे शहर हैं जो इस सूची में हैं और भारत के ये दो शहर हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। रामसर कन्वेंशन के तहत ही इन्हें ये मान्यता दी गई है। ईरान में हुआ एक समझौता महत्वपूर्ण है। वेटलैंड की परिभाषा भी पता होना चाहिए। इतनी जो हम बात कर रहे हैं, एक सामान्य नागरिक होने के रूप में आपको यह पता होना चाहिए कि वेटलैंड हो क्या रहा है। तो वेटलैंड से आशय होता है दलदल की भूमि, आर्द्र भूमि। यह कोई भूमि हो सकती है या समुद्र के किनारे का एक ऐसा क्षेत्र हो सकता है जहां या तो साल भर के लिए या कुछ अवधि के लिए पानी रहता हो। मिट्टी की सतह या उसके निकट के आसपास जल की उपस्थिति पर्याप्त हो। तो पानी पर्याप्त होना चाहिए और आसपास के क्षेत्र में एक विशेष इकोलॉजी परिस्थिति का निर्माण होना चाहिए। तो आर्द्र भूमि क्या है? तो इसकी परिभाषा संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 के अनुसार देखें तो इसकी परिभाषा है, आर्द्र भूमि की परिभाषा को लिया गया है, दलदली भूमि या तो अस्थायी हो या तो यहां स्थायी हो, यहां मीठा पानी हो माने जिसे हम पी सकते, या तो खारा पानी हो या तो नमकीन लवण युक्त पूर्ण रूप से पानी हो, स्थिर रहता हो या तो बहता रहता हो। किसी भी प्रकार से यदि पानी वहां उपस्थित है, चाहे बहुत गहराई तक हो या फिर उथला हो, इस सभी के समय यदि पानी हर समय 6 मीटर या उससे अधिक ना हो तो उसे वेटलैंड माना जाता है। अर्थात 6 मीटर से अधिक गहरा पानी ना हो और वहां साल भर हो या कुछ समय के लिए पानी रहता हो और वो विशेष परिस्थिति का निर्माण करता हो तो उसे इकोलॉजी में वेटलैंड आर्द्र भूमि मान लिया जाता है। पर आर्द्र भूमि के मानने के 6 प्रमुख मापदंड हमें दिखाई देते हैं। ये मापदंड कौन से हैं? तो पहला मापदंड हमें दिखाई देता है, वहां वेटलैंड होना चाहिए। मान्यता तभी मिलेगी उस शहर को जब वहां वेटलैंड्स की उपस्थिति हो, पर्याप्त संरक्षण हो रहा हो और वहां पर पर्याप्त उसका उपयोग हो रहा हो उस क्षेत्र का। तीसरा पॉइंट है बहाली और प्रबंधन, अर्थात जो नियम कानून बनते हो वो वहां एग्जीक्यूट भी होते हो और प्रबंधन पर्याप्त रूप में वहां की सरकार, वहां के लोग करते हो। स्थानिक और भूमि का उपयोग, नियोजन प्लानिंग प्रॉपर हो, वहां पर कैसे यूज करना है जिससे उस परिस्थिति का निर्माण और बढ़े, उसका विकास और हो, ना कि वो समाप्त हो जाए। इसके अलावा जन जागरूकता कैसी है, क्या लोग उसके लिए अवेयर हैं? यदि अवेयर हैं तो अच्छी बात है और अवेयर ही नहीं है तो ऐसे क्षेत्र को क्या करना है मान्यता देकर। इसके अलावा स्थानीय आर्द्र भूमि सिटी समिति इसके बारे में क्या सोचती है, अपने क्या विचार रखती है। यदि ये 6 पॉइंट मिल जाएं तो उस शहर को वेटलैंड सिटी की मान्यता दे दी जाती है। अब वेटलैंड सिटी की बात हुई है तो आर्द्र भूमि उपस्थित कहां है?
कैसे होती है? तो शहर के भीतर या उसके निकट यदि एक से अधिक रामसर कन्वेंशन के स्थल हो या कोई महत्वपूर्ण आर्द्र स्थल हो, तब वहां पर काम होगा। ये आर्द्र भूमि वहां की इकोलॉजी को महत्वपूर्ण सर्विसेज देती हो, तब बनाया जाएगा। संरक्षण और सतत उपयोग के बारे में जो हम बात कर रहे थे, तो जैव विविधता पर्याप्त रहती हो, वहां वाटर साइकिल जो जल चक्र है उसमें उसका संरक्षण किया जाता हो, वहां पर पानी का संरक्षण होता हो, वहां पर उसकी रक्षा और पुनर्स्थापना की व्यवस्था दिखाई देती हो। बहाली और उपाय के बारे में जो हमने देखा था भैया, वहां पर पुनर्वास और वहां पर यदि पारिस्थितिकी को बनाने के लिए यदि अच्छी रणनीतियां रखी गई हों तो ये जरूर लागू किया जा सकता है। स्थानिक और भूमि उपयोग, आखिरकार उस वेटलैंड का क्या उपयोग है? लोग क्या वहां कचरा तो नहीं फेंकते? क्या वहां पर भूमि का जो उपयोग है और जो उसका संरक्षण हो रहा है उसके बीच में एक सामंजस्य दिखाई देता है तो बिल्कुल उसे ये मान्यता दी जाएगी। जन जागरूकता, वहां के लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या जागरूकता के लिए अभियान वहां की सरकारें चला रही हैं? क्या वहां के लोग स्वयं से, स्थानीय लोग सिटी समिति बनाकर क्या उसकी रक्षा करते हैं? क्या वहां के लोग वहां उसके विशेषज्ञ के साथ मिलकर क्या उसे संरक्षण करने के लिए सुचारू कार्यक्रम चलाते हैं? तो वेटलैंड सिटी का जो प्रमाणन है या वेटलैंड सिटी जो प्रमाणन दिया जाता है, WCA दिया जाता है, उसके लिए क्या क्या किया जाता है? तो भैया यह योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो 2015 में ही इस योजना का प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? जब COP22 जलवायु सम्मेलन चल रहा था, तो उस दौरान रामसर कन्वेंशन के संकल्प को तहत इसका निर्माण किया गया था। ये जो प्रमाण पत्र दिया जाता है, ये जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, ये एक स्वैच्छिक मान्यता प्रणाली के आधार पर होता है, कोई जरूरी नहीं है। रामसर कन्वेंशन के द्वारा 2015 में इसे मूल रूप से स्थापित किया गया था। कहां देंगे? तो उन्हीं शहरों को दिया जाता है जहां वेटलैंड का संरक्षण असाधारण रूप से किया गया हो, अनलिमिटेड रूप में ऐसा किया गया हो कि लोग कहे वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। मान्यता की अवधि कितने सालों की रहती हुई है? तो ये प्रमाण पत्र 6 सालों की मान्यता प्रदान करता है, जिसका बेसिक उद्देश्य है शहर को और आसपास के क्षेत्रों में जो वेटलैंड्स है, जहां दलदल है, जीव जंतु मानव प्राणी सब वहीं रहते हैं, तो उन क्षेत्रों का संरक्षण को बढ़ावा देना है। सामाजिक और आर्थिक लाभ अर्जित करने के लिए सुव्यवस्थित सुविधा देनी है। पर्यावरण को संतुलित कैसे बनाया जाए, जैव विविधता को, बायोडायवर्सिटी को और कैसे करके प्रोटेक्ट कर लिया जाए, इसके लिए यह संरक्षण प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसका महत्व यही है कि भैया शहर होते हैं तो वहां पर्यावरण को स्थिर रखना बड़ा कठिन काम होता है, और शहर में यदि ऐसा अच्छा काम हो रहा हो तो उनका प्रमाण पत्र देकर उन क्षेत्रों को क्या कर दिया जाता है? तो उन्हें प्रोत्साहित कर दिया जाता है, वहां की संपन्नता और आजीविका के लिए एक नए आयाम स्थापित कर दिए जाते हैं। अब उदयपुर और इंदौर की यदि बात हुई है तो उदयपुर के बारे में देखें तो इसे कहा जाता है झीलों का शहर, लेक सिटी। तो उदयपुर के बारे में क्या क्या जानना चाहिए? तो उदयपुर, राजस्थान के उदयपुर भारत में झीलों के शहर के रूप में जाना जाता है। यहां 5 प्रमुख वेटलैंड दिखाई देते हैं: रंग सागर, पिछौला सागर, दूध तलाई, फतेह सागर और स्वरूप सागर। तो ये 5 चीजें एग्जाम में कभी भी आपसे अब पूछी जा सकती है। तो उदयपुर जिसे झीलों का शहर कहते हैं, उदयपुर में 5 ऐसी लेक्स हैं जिन्हें प्रोटेक्ट किया गया है, इसे संरक्षित किया गया है। तो क्या होता है भाई उदयपुर का अर्थ? उदय माने उगना, तो क्या कहेंगे इसे? तो सूर्योदय का शहर इसे माना जाता है। इसे वेनिस ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं, ईस्ट ऑफ द वेनिस या वेनिस ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। कहां से घिरा हुआ है? तो जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत है अरावली, इसी के पास तलहटी पे दिखाई देता है। बेसिकली इसकी स्थापना आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि 1553 में जो महाराणा उदय सिंह द्वितीय जी है, इन्हीं के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी, और उस समय मेवाड़ राज्य की राजधानी इसे घोषित किया गया था। उदयपुर के बहुत सारे उपनाम हैं, जैसे इसे राजस्थान का कश्मीर कहते हैं, उदयपुर पूर्व का वेनिस कहलाता है, सैलानियों का स्वर्ग कहलाता है, फाउंटेन ऑफ फाउंटेन सिटी कहलाता है, सितारों का शहर कहलाता है, एशिया का वियना भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा झीलों की नगरी कहते हैं, ये है ना, बहुत सारे रत्न हैं, मेवाड़ का रत्न, व्हाइट सिटी, जिंक सिटी जैसे अनेक उपनामों से इसे जाना जाता है। इसके अलावा उदयपुर के बारे में विशेष ये है कि यह देश का पहला दुग्ध विज्ञान विश्वविद्यालय यहां पर ही स्थापित किया गया है।
इसके अलावा देश का पहला मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय भी यहीं पर लोकेट करता है। राजस्थान में उदयपुर में घिया पत्थर सबसे ज्यादा उत्पादित होते हैं। घिया एक पत्थर होता है विशेष प्रकार का, वो यहीं उत्पादित होता है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में ही दिखाई देता है। राजस्थान में अरावली का सर्वाधिक विस्तार यही है और आकृति भी यही है। यहां पर अरावली को जरगा पहाड़ी के नाम से जानते हैं, जग्गा या जरगा पहाड़ी कहते हैं। इसके अलावा राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक चोटियां यहीं पर लोकेट होती हैं। गिरवा उदयपुर के आसपास पाई जाने वाली जो क्रीसेंट से अर्धचंद्राकार जो पहाड़ियां हैं या तस्तरी नुमा जो पहाड़ियां हैं, इसे गिरवा कहा जाता है और गिरवा ही बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में आ सकता है। इसके अलावा मरगा उदयपुर के उत्तर पश्चिम में जो अवशिष्ट रेसिडुअल पहाड़ियां हैं, टूटी फूटी पहाड़ियां हैं, इसे मरगा कहते हैं। तो गिरवा, जरगा, मरगा, ये तीनों चीजें याद रखिएगा। तो दुग्ध विश्वविद्यालय पहला, मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय पहला, कौन सा पत्थर मिलता है? तो घिया पत्थर मिलता है। अरावली का विस्तार है जो दुनिया का सबसे पुराना प्री कैम्ब्रियन काल में बना हुआ पर्वत दिखाई देता है। अब कौन कौन से सागर, तो उनकी बात कर लेते हैं। पिछौला सागर, पिछौला सागर की बात करें तो इसका निर्माण राणा लाखा के समय में एक बंजारे द्वारा, एक गांव था जो पिछौला गांव था, उसी समय करवाया गया था, वहीं पर यह बनवाया गया था। पिछौला झील में याद रखना सिसारमा और बुझड़ा नामक नदियों का पानी आता है जो इसे सिंचित करती हैं, जो इसके पानी की मात्रा को बढ़ाती है। इसके अलावा यहां आइलैंड भी लोकेट करते हैं इसमें, इसे जग निवास और जग मंदिर द्वीप इसी झील के बीच में स्थित है। इसी झील के क्षेत्र में हमें लोकेट दिखाई देते हैं। इसके अलावा इसके टापू पर जो जग महल बना हुआ है, जग मंदिर महल बना है, उसे ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। तो याद रखना ताजमहल का पूर्वगामी किसे कहा गया है? तो इसी जग मंदिर महल को इसका पूर्वगामी कहा गया है। इसके अलावा झीलों के पूर्वी किनारे पर सिटी पैलेस लोकेट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट, टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा फेमस नजर आता है। और पिछौला झील राजस्थान की पहली झील है जहां सौर ऊर्जा से संचालित नाव, सोलर एनर्जी, जो कि कर्क रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है, तो भैया इसके निकट में होने के कारण सोलर ऊर्जा पर्याप्त यहां दिखती है और इसी से चलने वाली नावें यहां चलाई जाती हैं। फतेह सागर को पिछौला झील से स्वरूप सागर नहर जोड़ती है। तो यदि फतेह सागर और पिछौला झील को आपस में कनेक्ट करना हो तो कौन सी झील से जोड़ोगे? तो स्वरूप सागर नहर के द्वारा इसे जोड़ा जा सकता है। और पिछौला झील श्यामपुरा और भाट नहर यहां से निकलती हुई भी नजर आती है। तो बहुत सारे रीजन में एग्रीकल्चर और अन्य एक्टिविटी के लिए ये झील का बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिखाई देता है। यहां पर होटल लेक पैलेस भी अभी अभी बनाया गया है। तो टूरिज्म के लिए बेसिकली ये फेमस नजर आती है। फिर नंबर 2 पर आती है, जी हां, बहुत फेमस फतेह सागर। यदि ना गए हो तो अधूरा है जीवन, जाइएगा जरूर। तो इसका निर्माण राणा जयसिंह ने कराया था। इसके अलावा यहां कैनॉट बांध स्थित है जो फतेह सागर झील की नींव किसने रखी थी? यदि हम कहें तो फतेह सागर झील की नींव एक अंग्रेज अधिकारी ने रखी थी जिसका नाम था ड्यूक ऑफ नॉट। तो इसी के द्वारा यह रखी गई थी और वहां पर उसी समय से कैनॉट या नॉट बांध बनाया गया था। महाराणा फतेह सागर द्वारा इसका विकास किया गया, डेवलपमेंट किया गया और आज जो स्वरूप हमें दिखाई देता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर आपको निकट में सौर वेधशाला दिखती है जो सोलर के लिए काम करती है। इसके अलावा फतेह सागर झील को पिछौला झील से कौन जोड़ता है भैया? तो यही स्वरूप सागर नहर इसे कनेक्ट करने का काम करती है। इसके अलावा यहां पर बहुत बड़े बड़े आइलैंड है, यहां पर नेहरू उद्यान है, दूसरे टापू पर सौर वेधशाला और सबसे छोटे टापू पर जो जेट फाउंटेन है उसे स्थापित किया गया। बड़ा सुंदर नजारा यहां देखने को मिलता है। तो जाइएगा और इसे लुत्फ उठाइएगा। फिर आता है दूध तलाई। तो दूध तलाई की बात करें तो छोटी पहाड़ियों के बीच में पिछौला झील के निकट पे पिछौला झील के जाने के लिए एक प्रमुख तलाई बनाई गई है। तलाई माने क्षेत्र बनाया गया है जहां पर दीनदयाल उपाध्याय गार्डन और माणिक्य लाल वर्मा बाग इसी क्षेत्र में बनाए गए, इसी के किनारे किनारे बनाए गए जो इसकी सुंदरता को चार चांद लगा देते हैं। तो माणिक्यलाल वर्मा उद्यान जो दूध तलाई उद्यान के नाम से भी यहां जाना जाता है। रंग सागर झील, यह भी एक बहुत छोटी सी झील दिखाई देती है जिसका निर्माण राजा अमर सिंह बड़वा के द्वारा 1668 में करवाया गया था और इसके अलावा इसे अमरकुट या अमरकुंट के नाम से भी जाना जाता है। ये झीलें बहुत महत्वपूर्ण है, वैसे राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट है पर हमें कम से कम
कुछ जानकारियां जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा इंदौर के बारे में यदि हम देखें तो विश्व की कितने वेटलैंड सिटीज हैं? 31। उनमें से एक हमारे मध्य प्रदेश की जो औद्योगिक राजधानी है, शैक्षणिक राजधानी है, यही दिखाई देती है। 25 जनवरी 2025 जो अभी कुछ समय पहले ही निकली है, इससे रामसर कन्वेंशन के तहत 31 शहरों को वेटलैंड सिटी में जोड़ा गया और उनमें से एक मध्य प्रदेश का इंदौर शहर नजर आता है। बहुत अच्छी बात भी यहां दिखाई देती है। इसे पूरे इंडिया का सबसे स्वच्छ शहर लगातार देखा जा रहा है। इसके अलावा इसे स्मार्ट सिटी 2023 के रूप में भी सम्मानित अभी अभी किया गया। 2023, 2024 सभी में स्मार्ट सिटीज के रूप में हमें बताया गया। स्वच्छ शहर में तो हमने बिल्कुल भैया लगातार हमने अपने झंडे गाड़े हैं। यहां 200 से अधिक वेटलैंड मित्र सक्रिय हैं जो वेटलैंड को सुरक्षित करने का काम करते हैं, इसे प्रोटेक्ट करते हैं और यही इंदौर की आन बान और शान दिखाई देती है। यहां अनेक प्रकार के बर्ड भी आते हैं। इसके अलावा सारस है, क्रेन है, इसकी सुरक्षा के लिए भी जागरूकता के पखवाड़े कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ये स्वच्छ शहर बस नहीं है, यहां पर लोगों को जागरूक करने के लिए भी निरंतर कार्यक्रम चलते रहते हैं और लोग स्वयं से यहां पर क्या दिखाई देते हैं, जागरूक भी दिखते हैं। अब मध्य प्रदेश के कौन कौन से शहर हैं? तो पहला है भोजताल, जिसे रामसर स्थल के रूप में बताया गया है, भोपाल में 2002 में बनाया गया था। दूसरा है सांख्य सागर झील जो शिवपुरी में है, इसे 2022 में बनाया गया। तीसरा है सिरपुर तालाब या सिरपुर झील, 3 अगस्त 2022 को बनाया गया। यशवंत सागर झील ये भी इंदौर में दिखाई देती है, 13 अगस्त को बनाया गया। और पांचवा तवा जलाशय जो नर्मदापुरम में है, 14 अगस्त 2024 को इसे रामसर कन्वेंशन के क्षेत्र में शामिल किया गया। तो जाइएगा और वादियों का नजारा लीजिएगा, जगह का नजारा लीजिएगा। इंदौर को और अधिक स्वच्छ बनाने में, या आप अपने जहां भी रहते हैं उस क्षेत्र को स्वच्छ बनेगा, क्योंकि वहां रहने वाले लोग ही किसी क्षेत्र को साफ और गंदा करते हैं। सरकार गंदी नहीं करती है, ना ही नगर पालिका, नगर निगम लाकर कचरा फेंकती है कि लोग गंदा कर देते हैं। तो आपको और हमें सुधरना होगा। हम सुधर गए तो जग सुधर जाएगा। और इसी कारवां के साथ आज के इस टॉपिक का अंत करते हैं। अपना ध्यान रखिए, खूब मन लगा के पढ़ते रहिए और जागरूक नागरिक होने के नाते ऐसे ही तात्कालिक मुद्दों के लिए हमेशा जुड़े रहिए एमपीपीएससी उत्कर्ष के इस यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद।